नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ का विश्व स्तरीय आयोजन संपन्न हुआ और इस आयोजन को लेकर अब बहुत सारी बातें हो रही। बहरहाल हम आज बात कर रहे हैं सुभाष की बात में कि अब इसके बाद 2027 में नासिक में, 2028 में उज्जैन में और 2032 में हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होना है। तो कोई भी हम अपने इतिहास से और बहुत सारे जो पूर्व में चीजें होती है उससे कुछ चीजें सीखते हैं। तो ये अभी हमको सीखने और सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि ये कुंभ हर 12 साल में होता है और जो अभी प्रयागराज में कुंभ हुआ चूंकि 144 साल बाद आया, ऐसा इसके बारे में कहा गया। तो ना भूतो ना भविष्यति, यहाँ पर 66 करोड़ 21 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि अमेरिका की आबादी से दुगनी आबादी ने यहाँ पे स्नान किया। तो ये जो कुंभ है इसमें बहुत सारी बातें हैं, उसको लेकर हम सिलसिलेवार बात करेंगे ताकि भविष्य में जो कुछ अच्छा हुआ है वो और बेहतर हो और जो कमियां रह गई हैं वो कैसे दूर हो और वो कौन कौन से कारण हैं जिस पर कि सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है। लगभग 1.5 माह तो ये पूरा चला और उसके बाद जो है ये अभी भी वहां पर बहुत सारी चीजें दिख रही, उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। जैसा मैंने कहा कि 2027 में नासिक में और 2028 में उज्जैन में और 2032 में हरिद्वार में कुंभ होना है। अब के कुंभ जो है, जो पहले कुंभ हुए हैं और अभी जो आयोजन है, इससे सबक लेने की हमको जरूरत है, क्योंकि पहले भी कुंभ में हमने देखा था कि रेलवे स्टेशन पे भी दुर्घटना हुई थी, भगदड़ भी हुई थी। चाहे कहीं भी हो, जहां बड़े धार्मिक स्थल होते हैं, जहां भीड़ होती है, वहां किसी तरह की अव्यवस्था जो है हो जाती है। अब जब हमारे देश में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने और इसके जरिए देश में पूंजी निवेश करने की बात हो रही है, तो ऐसे में हमको ये देखना पड़ेगा कि दुनिया भर में जो ओलंपिक होते हैं या बड़े आयोजन होते हैं उसमें जो सुविधाएं बुनियादी उपलब्ध कराई जाती हैं, जो क्राउड मैनेजमेंट किया जाता है, उसको व्यवस्थित किया जाता है, उस तरह हम कैसे कर सकते हैं। वैसे इलाहाबाद अपने आप में, प्रयागराज भी एक अध्ययन का विषय कि इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया गया और इसके प्रबंधन की तारीफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में की है। तो योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम इसको सुन लेते हैं। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके। विरोधी को भी ढूंढे ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासगम समागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की लिए तत्पर दिखाई दे रहा था। लेकिन विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी।
मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम सरकार से कहना चाहते हैं, जो भी सरकारें हैं, चाहे वो तीनों जगह भाजपा की सरकारें हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, तीनों जगह जो है सरकार बीजेपी की है। और ये आयोजन भी जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में किया गया, ये भी बीजेपी की सरकार थी। तो इसके लिए अब जो है अभी से व्यापक रणनीति, रोड मैप बनना चाहिए। सड़क पे जो जाम हुआ उससे कैसे निजात पाया जा सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र में विशेषकर रेलवे, हवाई जहाज, सड़क परिवहन जो शामिल है, उनको किस तरह से सक्रियता से जोड़ा जाए ताकि ट्रेनें कैंसिल ना हो, ट्रेनों में भगदड़ ना हो, ये भी देखना है। जो अव्यवस्था मेले के दौरान हुई वो रिपीट ना हो। गंगा जमुना का जल जो है जिस तरह से प्रदूषित हुआ और संगम प्रभावित हुआ, वैसा गोदावरी, क्षिप्रा में और हरिद्वार की गंगा में ना हो, क्योंकि नदियां गंगा जमुना की तरह सदा नीरा नहीं है। ये दोनों नदियां, क्योंकि गंगा यमुना का प्रभाव बहुत है, पर उस तरह का गोदावरी में, अगर हम नासिक में देखें या क्षिप्रा में, उस तरह की स्थिति नहीं है। मेले में और रेलवे स्टेशनों पे अभी से जो पहले भगदड़ हुई थी और लोगों की जान गई, वो दृश्य रिपीट ना हो। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर गहन विचार विमर्श की जरूरत है। प्रयागराज कुंभ के समापन पर, जैसा कि आपने उनके वीडियो में देखा, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले की सफाई में लगे सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन कर उनका वेतन 16,000 रुपए मासिक करने और 10,000 रुपए बोनस देने की घोषणा की। उन्होंने महाकुंभ को सफल बताया और उसकी आलोचना करने वालों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग दूरबीन लेकर इसमें कमियां खोजते रहे, दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम करने और अपमानित करने का काम करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में महाकुंभ प्रबंधन की तारीफ करते हुए इसे विश्व स्तरीय आयोजन बताया। उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया के लोग हैरान हैं इस अभूतपूर्व आयोजन से। उन्होंने पहले ऐसे आयोजन नहीं देखे। अमेरिका की आबादी से दुगनी आबादी ने यहाँ स्नान किया। उन्होंने प्रयागराज कुंभ को एकता का महायज्ञ बताया। बहुत सारी बातें उन्होंने अपने ब्लॉग में की है। तो अभी हम उनके ब्लॉग को हमने देखा, उनके वीडियो को हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के। तो अब इससे एक बात सामने निकल के आती है कि निश्चित रूप से प्रयागराज महाकुंभ 2025 ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है और वो दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में से एक हो गया है। इस आयोजन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मेगा इवेंट जैसे ओलंपिक, हज यात्रा, टोक्यो एक्सपो से सीख लेकर हम 2027 नासिक त्र्यंबकेश्वर जो है सिंहस्थ और 2028 उज्जैन सिंहस्थ कुंभ और हरिद्वार के कुंभ को की व्यवस्थाओं को और प्रभावी बना सकते हैं। अब हम इसमें अलग अलग क्षेत्रों की हम बात कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक को अपडेट करना, स्मार्ट टेंट सिटी और आधुनिक यातायात प्रबंधन को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। नया स्मार्ट टेंट बनेगा सिटी जो है, जैसा कि अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वो एक जो है धार्मिक शहर भी बसाएंगे, तो वहां पर आधुनिक सुविधाएं लोगों के लिए हो सकती है। टोक्यो ओलंपिक में जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन को लेकर भी सीख ली जा सकती है। भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम AI कहते हैं, उस पर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जा सकता है। रेलवे और हवाई अड्डों में विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाए अभी से, क्योंकि ये ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि ये एक बड़े तरह की व्यवस्था है। पेयजल और स्वच्छता प्रबंधन जो है वो जीरो वेस्ट मैनेजमेंट है और सस्टेनेबिलिटी जो है वो जो हमने अभी आज योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह सफाई कर्मचारियों के जरिए विश्व रिकॉर्ड बनाया और बहुत सारी चीजों में उसे अपनाकर 2027 में, 2028 में और 2032 में उसको ग्रीन कुंभ के रूप में किया जा सकता है। हरिद्वार में 2021 में इस तरह का प्रयोग किया गया था। सौर ऊर्जा आधारित शौचालय को बढ़ावा देकर जल संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। हज यात्रा में लागू किए गए जल प्रबंधन तकनीक से भी हम सीख ले सकते हैं। आधुनिक वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट लगाए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन जो है वो उसकी कनेक्टिविटी और वर्चुअल अनुभव, क्योंकि ये वाला जो
कुंभ था, इसको कहना चाहिए कि डिजिटल कुंभ भी कहा गया है। तो प्रयागराज में 2025 में जिस तरह ड्रोन और एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली का उपयोग किया गया, उसी तरह के बाकी कुंभों में किया जाएगा। कुंभ ऐप जिसमें लाइव ट्रैफिक अपडेट, धार्मिक गतिविधियों की जानकारी, गुमशुदा लोगों को खोजने की सुविधा, हेल्थ अलर्ट उपलब्ध हो। मक्का में हज यात्रा के दौरान इस्तेमाल की गई स्मार्ट बैंड तकनीक को भी अपनाया जाए, जिससे कि हर श्रद्धालु को लोकेशन ट्रैक की जा सके और भीड़ को मैनेज किया जा सके। आपातकालीन सेवाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। रिमोट हेल्थ केयर और टेलीमेडिसिन के कोविड-19 के बाद अनुभव को देखते हुए कुंभ मेले में टेलीमेडिसिन और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक स्थापित किए जा सकते हैं। ये 2025 के जो अभी कुंभ संपन्न हुआ उसमें ये प्रयोग किए गए हेल्थ डेस्क जो है वो मॉडल को और प्रभावी बना सकते हैं। श्रद्धालुओं को मेडिकल चेकअप और इमरजेंसी सुविधा मिल सके। एक बात यहाँ हम कहना चाहते हैं कि जो इलाहाबाद के लोग थे और आसपास के लोग थे वो ये 1.5 महीने में बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि वहां पर सड़कों पर जिस तरह का जाम लग रहा था, तो बहुत बार ये खबरें भी आई कि लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बीमार लोगों को अस्पताल जाने में 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें स्थानीय नागरिकों को झेलने पड़ी। वैसा ना हो। मक्का और वेटिकन सिटी में बड़े धार्मिक आयोजन में जो लोग जिस तरह से तैनात होते हैं मेडिकल टीम, उसी तरह कुंभ के लिए प्रशिक्षित वॉलंटियर डॉक्टरों की टीम पहले से तैयार की जाए। सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन का विस्तार करने के लिए कुंभ को जिस तरह से ग्लोबल रिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया गया है, और उस तरह से बाकी जगह भी ये किया जाए कि ताकि अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु जो है विशेष सुविधा के साथ वहाँ पहुँचे। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार में विदेशी पर्यटक वैसे भी जाते हैं, पर ये एक ग्लोबल पवेलियन भी बनाया जा सकता है। भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए वर्चुअल रियलिटी VR और जो है आर्गुमेंटल रियलिटी जिसको AR कहते हैं तकनीक का भी उपयोग किया जाए। कुंभ मेले के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेन और बस का विस्तार किया जाए, जिससे श्रद्धालु और जो अन्य लोग हैं वो उसमें यात्रा कर सकें। आर्थिक योजना और वित्तीय पारदर्शिता जो है PPP मॉडल और CSR फंडिंग जो है जिस तरह ओलंपिक गेम और वर्ल्ड एक्सपो के लिए होती है, उस तरह की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है मॉडल को अपनाया जा सकता है। इसी तरह कुंभ के आयोजन में निजी कंपनियों से भी निवेश किया जाए। वैसे तो अभी मोहन यादव ने कहा है कि हम जगह देंगे, आप होटल बनाइए, अस्पताल बनाइए। बड़े कारपोरेट समूह उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है CSR के तहत, और उनसे भी फंडिंग प्राप्त की जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को टिकट, दान और अन्य सेवाओं के लिए नकदी लेने जाने की जरूरत न पड़े। प्रयागराज कुंभ में 2025 में जो ऐतिहासिक सफलता से सीख लेते हुए 2027 और 2028 और 2032 के तीनों कुंभ में जो है स्मार्ट, सुरक्षित और पर्यावरण सम्मत जो है उसको बनाया जाना चाहिए। वैश्विक आयोजन की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाकर इस आयोजन को भारत की आध्यात्मिक शक्ति और अधिक मजबूती से स्थापित किया जा सकता है। अगर इन रणनीतियों को लागू किया जाता है तो आने वाले समय में कुंभ मेले में, और न केवल कुंभ मेले में, बाकी और बड़े धार्मिक आयोजनों में जो है हमको सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी वो हमको प्रभावी दिखेंगे, या उसको और प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रयागराज के स्थानीय लोगों का कहना है कि कुंभ मेले में 45 दिन हमने जैसे किसी जेल में गुजारे। यह बहुत यातना थी कि शहर में कहीं आसानी से आना जाना संभव नहीं था। बाहर से आए लोगों की भीड़ जो है वो शहर की व्यवस्था को प्रभावित कर रही थी। हम जानते हैं कि किसी भी शहर का अपना एक बुनियादी ढांचा होता है, उसकी सड़कें होती हैं, उसको सहने की क्षमता होती है, पर अचानक से जब लोग वहाँ बाहर से आने लगे तो वहाँ अव्यवस्था होती है। सिंहस्थ में, मध्य प्रदेश में जो है वो एक इससे सबक लिया जा सकता है। नासिक में इससे सबक लिया जा सकता है। हरिद्वार में भी जो है इससे सबक लेकर जो है वो काम किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि शहर के भीतर बहुत सारे, अभी हमने ये भी देखा कि जो लोग प्रयागराज आए थे वो वहाँ से अयोध्या गए, वो जो है मथुरा गए, काशी गए, और वहाँ पर भी भीड़ हुई। तो ये भी देखना होगा कि आजू बाजू के जो
मंदिर हैं, शहर हैं जहाँ पे लोग आ जा सकते हैं, वहाँ पर भी समानांतर व्यवस्था जो है की जा सकती है। प्रयागराज में तो जो है शहर के भीतर मंदिर नहीं थे, तो शहर के भीतर वहाँ उस तरह से भीड़ जो अंदर घुसनी थी उस तरह नहीं घुसी, पर वो भीड़ जो है वो बनारस गई, वो अयोध्या गई, वो मथुरा गई। तो इसके लिए भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस तरह की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। मध्य प्रदेश शासन यदि उचित समझे तो भगदड़ से बचने के लिए वह एक ये भी काम कर सकता है कि साधुओं के लिए और आमजनों के स्नान के लिए अलग अलग समय तय कर दे। इससे जो है वो जो एक आस्था का जन सैलाब उमड़ता है उसको देखने में लोगों को जो दिक्कत होती है वो नासिक और खास करके यहाँ पर उज्जैन में ना आए। हरिद्वार की हम बात करें तो वहाँ गंगा प्रवाहमान है, तो वहाँ चूंकि पहले से ही बड़ी संख्या में लोग वहाँ आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो इस भगदड़ से बचा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी कुंभ हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, उसकी व्यवस्थाएं भी अपने आप में ऐतिहासिक हैं, पर हम जब भी कुछ बेहतर करते हैं तो हम पीछे देखते हैं और पीछे देखकर आगे चलते हैं। केवल कुछ सरकारी अफसरों और कुछ नेताओं और कुछ कंपनियों के भरोसे ना रहा जाए। इसमें जनता से भी ये अभी इसे पूछना चाहिए कि आप किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, आपको क्या कुछ लगा, क्या बेहतर हुआ, क्या कमी लगी। क्योंकि यदि आप केवल अपनी ही वाहवाही करेंगे तो हो सकता है कि इसके पहले भी जो कुंभ हुए थे, सरकारें कोई भी हो, उसमें भी बहुत सारी घटना दुर्घटना हुई थी। तो जो है वो ये समझने की जरूरत, नाकामी को छुपाने की अपेक्षा मानवीय पक्ष पर जोर देना चाहिए। हर पक्ष के लाभ और हानि दोनों होते हैं, जब उसे दोनों के लिए भी सरकारों को तैयार होना चाहिए। पर मुझे लगता है कि ये जो प्रयागराज का कुंभ अभी संपन्न हुआ है उसमें बहुत सारी, हो सकता है कि जिस तरह कि कुछ लोग मरे, कुछ भगदड़ हुई, कुछ लोगों ने पैसे ज़्यादा लिए, कुछ जाम में फंसे, पर इसके बावजूद इतना बड़ा मैनेजमेंट अपने आप में बड़ी बात है। पर चूंकि हर 12 साल में कुंभ होगा और अभी चूंकि 4 स्थानों पे कुंभ होता है, तो अब इसके तत्काल बाद नासिक में कुंभ है, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर हरिद्वार में। तो ये जो 144 साल बाद प्रयागराज का कुंभ आया था, जो अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसकी चर्चा अभी बहुत होगी कि कौन लोग कुंभ में गए, कौन नहीं गए, किसने नहाया, कौन सनातनी है, कौन नहीं है, ये सब अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह है। पर जो ये मैनेजमेंट है, जो बुनियादी सुविधाएं वो एक दिन में खड़ी नहीं होती, उस पर बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। आलोचना को यदि स्वस्थ तरीके से ले जाए तो वो आपके लिए फीडबैक का काम करता है। मुझे लगता है कि ये जो सरकारें जहाँ पे ये होना है वो इसको बेहतर तरीके से देखेंगी। प्रयागराज में जो कुछ अच्छा हुआ उसको अडॉप्ट करेंगी, जो कमियां रहीं उसको दूर करेंगी, और इसके साथ नया क्या कुछ हो सकता है, पूरे विश्व में क्या होता है उसको भी देखेंगे। नमस्ते।